थैंक यू। ओके, फाइन। तो एक बार सबको गुड मॉर्निंग। आ जाइए सब, और करेंगे स्टार्ट मोनोपोली मार्केट से। मोनोपोली मार्केट हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। लास्ट क्लास परफेक्ट कंपटीशन हमने खत्म किया, ठीक है। छोटा सा ही टॉपिक उसमें, आज उसको कवर करके फिर मोनोपोली स्टार्ट करेंगे। मोनोपोली आपका थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें इक्विलिब्रियम तो पढ़ना ही है, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। उसके साथ साथ ना मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। तो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है आपका, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि उसमें डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो मोनोपोली मार्केट थोड़ा सा बड़ा है आपका, ठीक है, अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन। तो कर लेते हैं बेटा आप स्टार्ट, ठीक है, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। पहले तो परफेक्ट कंपटीशन का वो छोटा सा टॉपिक जो है उसको कर लेते हैं, फिर मोनोपोली पे आते हैं। टॉपिक है जो रह गया था परफेक्ट कंपटीशन का, एक छोटा सा टॉपिक। वो कहता है रिगार्डिंग कि सप्लाई कर्व कैसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। सप्लाई कर्व कैसा होता है और किसकी हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है, किसकी हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है। तो हमें वो करना है आज। करते हैं स्टार्टअप। ओके, तो टॉपिक हेडिंग डालिए एक बार। तो फोकस, अब यस। तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है। बिकॉज डायग्राम है तो डायग्राम तो आपको बनाने के लिए आएगा नहीं, ठीक है, बट डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन बस इसमें इतना बनता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो सप्लाई कर्व होता है वो किसकी हेल्प से डिराइव किया जाता है, ठीक है। आपको पता है सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ता है, और अगर प्राइसेस कम होते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जो है परफेक्ट कंपटीशन में, विच इज अपवर्ड स्लोपिंग ऑफ सप्लाई कर्व, ये किसकी हेल्प से बनाया जाता है, कैसे ये अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, तो वो हमें इसमें देखना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर मैं आपको पहले ही लिखवा देता हूं। वो ये है, दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, राइजिंग एमसी कर्व, rising marginal cost curve forms the basis, forms the basis of upward sloping supply curve, upward sloping supply curve। तो अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व जो है वो अंडर परफेक्ट कंपटीशन आपका एमसी कर्व के थ्रू पता चलता है, ठीक है। अब वो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो राइजिंग एमसी कर्व होता है वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व को डिराइव करता है, ठीक है। ओके, फाइन। इसमें आपको विजिबल नहीं है वैसे बेटा। आई कॉन्स्टेंटली यूज डिफरेंट मार्कर्स, तो थोड़ा सा ब्लर है। अच्छा, वेट देन।
ओके, ठीक है, फाइन। क्लियर विजिबल है अब आपको? आई एम यूजिंग गुड मार्कर्स, तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ इसमें। ओके फाइन, ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियरली विजिबल है, ब्लर नहीं है। फाइन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यस, मैंने क्या लिखा कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन आपका सप्लाई कर्व कैसे डिराइव किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो आपका सप्लाई कर्व को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। तो आपको तो पता ही है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता कैसा है, यू शेप। स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है, फिर अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच के वो फिर राइज करने लगता है, ठीक है। तो भाई जब वो राइजिंग पोर्शन उसका होता है, वो राइजिंग पोर्शन ही सप्लाई कर्व को दिखाता है, ठीक है। अब वो हम समझेंगे वो कैसे होता है। तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो सप्लाई कर्व को बनाने में हेल्प करता है। सो एक डायग्राम हम इधर लेंगे और एक डायग्राम हम इधर लेंगे, ठीक है। एक रखेंगे मार्जिनल कॉस्ट कर्व के लिए, एक रखेंगे सप्लाई कर्व के लिए। चलिए, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा आउटपुट रखते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्योंकि हम मार्केट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका इस पे आता है रेवेन्यू एंड कॉस्ट। रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ओके। अच्छा, सप्लाई कर्व हम इस डायग्राम पे बनाएंगे तो वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस होगा, बिकॉज आप लोग को याद होगा जब भी सप्लाई और डिमांड कर्व बनाते थे तो उसमें वेरिएबल्स जो होते थे वो होते थे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। आउटपुट भी लिख सकते हैं हम, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट वही हो जाता है कि हाउ मच क्वांटिटी यू आर सप्लाइंग, ठीक है। तो देखिए क्या था इसमें, आपको पता है कि फिक्स्ड मार्जिनल कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन में, लाइक दिस। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है। एवरेज रेवेन्यू यही होता है, मार्जिनल रेवेन्यू यही होता है, और प्राइस भी यही होता है, ठीक है। और डिमांड भी यही होता है। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वही डिमांड है, वही एआर है, वही एमआर है, ठीक है। एमसी कर्व आपका लाइक दिस ऐसे होता था, ठीक है। एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया आपका ये, ओके। अब देखिए यहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको हम ई पॉइंट के नाम से जानेंगे, ठीक है। एमआरएमसी जहां पे होता है वहां पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। कोई भी मार्केट पढ़ रहे हो, बेसिक कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वो है एमआर मस्ट बी इक्वल टू एमसी, ठीक है। तो ये हमारा इस पॉइंट पे हो गया, फाइन, कोई बात नहीं। अब जब हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ तो एक लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस तो हमें यही मिल गया। इसको आगे बढ़ा लेंगे बेटा, इस लाइन को, सप्लाई कर्व को यहाँ पे डिनोट कर लेंगे, ठीक है। एक पॉइंट तो हमारा यहीं पे ही हो गया और इसको हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। तो एक पॉइंट, एक आउटपुट का जो कॉम्बिनेशन है प्राइस और आउटपुट का, वो हमें यही मिल गया, बिकॉज दिस इज द प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड दिस इज द क्वांटिटी, ठीक है। बात यहाँ पे क्या है कि जहां पे इक्विलिब्रियम आया वहां पे हमारा पहला कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। अब ये सपोज करो तुम्हारा ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। ये पॉइंट जो है ना, ये तुम्हारा कह रहा है कि सपोज करो ये E1 हो गया, ठीक है, जहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा आपको तो पता ही है, ठीक है, कि इस पॉइंट पे क्या है कि इसके नीचे जाना मतलब शट डाउन हो जाना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये शट डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम प्राइस जो है ज्यादा से ज्यादा इतनी नीचे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका ये देखो ये नया एआर कर्व हो गया, ये जो आपने प्राइस डिटरमाइन किया ये आपका नया एआर कर्व और एमआर कर्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने नया एआर इक्वल्स टू एमआर एंड इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नया एआर एमआर का लाइन।
और यहाँ पे एमसी ने इंटरसेक्ट किया एआर को, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे इक्वल है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कॉम्बिनेशन तो आपको मिल चुका है, ठीक है, विच इज दिस। अब प्राइसेस कम है तो यहाँ का आउटपुट भी थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, बिकॉज आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आपने डिक्रीज किया है, और यहाँ पे जब आपका प्राइस डिक्रीज हुआ तो, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, जो सप्लाई कर्व हम डिटरमाइन करेंगे उसके लिए जहां हम पहले कॉम्बिनेशन पे थे, सपोज करो ये ए कॉम्बिनेशन था, तो अब हम थोड़ा सा पीछे आ गए हैं बी कॉम्बिनेशन पे। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने देखा कि प्राइसेस को नीचे करने से हम यहाँ पे क्वांटिटी भी कम हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइसेस नीचे इसलिए हुई है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो यहां तक जा सकता है, ठीक है। तो आप प्राइसेस भी यहीं तक रख सकते हो। अगर आपने इससे नीचे किया प्राइस तो आपका फर्म बंद हो जाएगा और आप लॉसेस में चले जाओगे और आप शट डाउन कर दोगे बिजनेस को, ठीक है। तो ये पॉइंट से नीचे आप नहीं जा सकते। फाइन। अब ठीक है भाई, इससे नीचे नहीं जा सकते तो इसके ऊपर तो कितना भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो सपोज करो एक ये पॉइंट था ही, ठीक है, एक पॉइंट तुम यहां ले लो नया एआर कर्व, इसके अब इस पॉइंट के ऊपर ना तुम कितना भी एआर कर्व, कितने भी तुम प्राइसेस आउटपुट सेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो सपोज करो ये हमने प्राइसेस को थोड़े बढ़ा दिए, तो नया एआर कर्व और एमआर कर्व और डिमांड कर्व ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। क्यों? क्योंकि नया एआर और एमआर कर्व जो है उसने एमसी को इस पॉइंट पे काटा है। तो सपोज दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ गई बिकॉज हमने प्राइसेस को इंक्रीज किए। सपोज करो दिस इज P2, तो दिस इज Q2। अब हम वापस से Q1 से Q2 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी को आगे लेते हुए चलते हैं। ये एक और कॉम्बिनेशन हमें मिला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये ए बी सी ऐसे दे दिया है हमने, ठीक है। स्टार्टिंग हमें यहां से भी कर सकते थे हम, एक इसको ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। ये सी हो जाएगा फिर। ओके, तो आप देखिए, जो भी आपने ए आर एम आर कर्व का यहाँ पे इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया है और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वांटिटी बनी है, अब इसको ज्वाइंट कर दो, ठीक है। इसको ज्वाइंट कर दो, ये बन गया तुम्हारा सप्लाई कर्व, ठीक है। ये बन गया आपका सप्लाई कर्व। तो आपको कुछ नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो ये राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी है, बढ़ता हुआ एमसी, ये दिखाता है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे क्वांटिटी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल वहां पे आता है जहां पे एमआर और एमसी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब जहां जहां एमआर एमसी इक्वल हो रहे हैं उसी के करेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस ड्रॉ किए, और फिर जब हमने पॉइंट को ज्वाइन किया तो वो हमारा सप्लाई कर्व बन गया विच इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। मेन मुद्दा आपको समझाने का ये था बेटा कि देखो, तुम प्राइसेस को मैक्सिमम इतना यहां तक रख सकते हो, लाइक लो, ठीक है। इसके नीचे तुम नहीं जा सकते बिकॉज दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर तुम इसके नीचे चले गए तो इसका मतलब क्या है, तुम अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे हो, और अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें शट डाउन कर देना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यू आर इनकरिंग द लॉस। तो अगर हम इसके नीचे नहीं जा सकते तो इसके ऊपर तो कितना भी आउटपुट रख सकते हैं, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन कर रही है उसके हिसाब से हम आउटपुट को आराम से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट अगर बढ़ेगा विद द इंक्रीज इन प्राइसेस तो हमारा सप्लाई भी बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए अंडर द परफेक्ट कंपटीशन राइजिंग एमसी कर्व फॉर्म्स द बेसिस फॉर अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है कि अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व जो है परफेक्ट कंपटीशन में वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ही होता है या उसी की हेल्प से ही निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बार थम्स अप देंगे, ये छोटा सा टॉपिक था, ये क्लियर है। मोनोपोली मार्केट पे आ जाए, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं नया मार्केट। ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मार्केट है अपने आप में क्योंकि ये राजा है मार्केट का, ठीक है।
हेडिंग डालेंगे मोनोपोली मार्केट। क्या होता है मोनोपोली मार्केट, बताएं। आप लोगों ने पढ़ा है मोनोपोली मार्केट, तो ध्यान है तो बताओ क्या समझ में आया था जब मोनोपोली पढ़ा था, तो क्या होता है मोनोपोली मार्केट? मोनोपोली मार्केट जिसको हम बोलते हैं एकाधिकार बाजार, ठीक है, द सिंगल सेलर, जैसे, हाँ बिल्कुल करेक्ट है सार्थक, सिंगल सेलर। तो मोनोपोली मार्केट वो मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर होता है आपका, ठीक है। मोनोपोली क्या होती है बेटा? एकाधिकार जमाना, ठीक है, खुद का राइट होना, ठीक है, आपके अलावा कोई भी नहीं है जहां पे मोनोपोली है आपकी, वहां पे, ठीक है, यू आर द लीडर, ठीक है। तो ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ मैं ही ऑपरेट कर रहा हूं, मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ठीक है। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, आप ही होते हो, आपके जैसा और कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका कंपटीशन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन वर्ड लगा ही नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन जीरो है, एकदम जीरो है, ठीक है, क्योंकि आपके जैसा कोई है ही नहीं इस मार्केट में। यू आर द ओनली वन, यू आर द सिंगल सेलर हु आर एंजॉइंग द होल मार्केट, ठीक है। तो तो मोनोपोली मार्केट को हमने कैसे समझा कि इट रेफर्स टू द मार्केट, इट रेफर्स टू द मार्केट where there is a single seller, where there is a single seller, single seller selling the products which have no close substitutes, selling the products which have no close substitutes। मोनोपोली मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पे सेलर अकेला है और ऐसे गुड्स बेचता है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो भाई जिस गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, वहां कंपटीशन ही नहीं है, वहां कोई और सेलर ऑपरेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या, दैट मोनोपोली मार्केट में आपका सेलर अकेला होता है और ऐसे प्रोडक्ट बेचता है जिसके कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है मोनोपोली मार्केट का। Any example comes in your mind? Example of monopoly इंडियन market? रेलवे। Indian Railways, Indian Railways। वैसे मैं एक बात बताऊं बेटा, आज के टाइम में ना इंडिया में भी और इवन आउट ऑफ द इंडिया भी, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाटर जो भी आप बता रहे हो ना एग्जाम्पल, ठीक है, दैट इज नॉट प्योर मोनोपोली। प्योर मोनोपोली नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। जैसे हम मोनोपोली पढ़ रहे हैं, ठीक है, मोनोपोली में हम क्या पढ़ रहे हैं कि सिंगल सेलर है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये तो बस एक समझने के लिए एक फीचर है, ठीक है, पर लेकिन बेटा प्योर मोनोपोली नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे हमने इंडियन रेलवेज पढ़ा, तो इंडियन रेलवेज एक टाइम पे मानी जाती थी प्योर मोनोपोली, क्योंकि प्राइवेट ट्रेन नहीं रन कर रही थी ट्रैक पे, ठीक है। पर आपको भी पता है आज के टाइम पे, ठीक है, कुछ प्राइवेट ट्रेन ऐसी हैं जो हमारे इंडियन रेलवेज ट्रैक पे दौड़ रही हैं, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन है आपका प्राइवेटली, ये जो है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। आपका तेजस एक्सप्रेस आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन रेलवेज जो अपनी गवर्नमेंट की है, उनका तो पार्टनरशिप है ही है, उसके साथ साथ आपके जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं, उन्होंने भी यहाँ पे कोलैबोरेट किया। यहाँ पे शेयरिंग बेसिस पे अब काम चला जाएगा, ठीक है। फेसबुक इज नो, अच्छा, फेसबुक इज मोनोपोली मार्केट। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी एक्वायर कर रखा है, फेसबुक ने इंस्टा को भी एक्वायर कर रखा है, बात सही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी उस, हालांकि अभी उसको कंपटीशन तो कोई नहीं दे रहा है, ठीक है, बट लेकिन सोशल मीडिया साइट्स में भी देखें तो छोटे छोटे एप्स हैं जो थोड़े बहुत इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो यू नो कंपटीशन का अगर खतरा बना हुआ है ना, तो देर इज अ काइंड ऑफ कि आप प्योर मोनोपोली में नहीं हो, ठीक है। तो सोशल मीडिया साइट जो है, हाँ अभी वो मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, मार्क जकरबर्ग है जो अभी मोनोपोली एंजॉय कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने सब कुछ एक्वायर कर लिया है। पर वी डोंट नो आगे जाके
बीच बीच में कंपटीशन देने के लिए जैसे टेलीग्राम आ गया, ठीक है, बट उतना ज्यादा फेमस नहीं है। मोस्टली टेलीग्राम तो आप लोग रखते हो कि यू नो बाहरी सोर्सेस से आपको वीडियोस मिल जाएं, तो मूवीज वगैरह डाउनलोड करने के लिए होता है, ठीक है। तो वो सब है आपका, और एजुकेशन क्लासेस ज्यादा टेलीग्राम से अब कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इंडिया की करेंसी जो छापता है, नोट छापने की मशीन मोनोपोली है। अच्छा, मार्केट थोड़ी ना है, पर वो तो एक सिस्टम है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज इज मोनोपोली। हाँ मतलब है उसका, बट प्योर मोनोपोली तो नहीं कह सकते, बिकॉज अल्टीमेटली उसके जैसे इमर्ज होते हैं, ठीक है। छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में हल्के फुल्के ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कंप्लीट वही एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे मैं वही बता रहा था कि प्योर मोनोपोली नाम की तो कोई चीज नहीं होती, ठीक है। थोड़ा बहुत भी लेवल ऑफ कंपटीशन का फियर होता है। इसीलिए आप क्या करते हो, आप बाकी के साथ कोलैब कर लेते हो या उनको अक्वायर कर लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तो मोनोपोली फिर से आ जाते हो मोनोपोली की सिचुएशन पे। तो वही बात है कि लेवल ऑफ कंपटीशन हटाने के लिए जब हम हाथ बटा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं किसी के साथ, तो दैट इज कॉल्ड अ मोनोपोली, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है, अकेले हमें ही एंजॉय करना है, ठीक है। तो इंडियन रेलवेज जैसे हमने नाम लिया, ठीक है, अपना इंडियन एयरलाइंस भी आप बोल सकते हो। वैसे तो आपको पता है इंडियन एयरलाइंस में भी काफी प्राइवेट जेट भी ऑपरेट करते हैं, प्राइवेट एयरप्लेन्स भी ऑपरेट करते हैं। स्पाइस जेट हो गया, स्पाइस जेट अपना शायद ना इंडिया का ही है, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा। स्पाइस जेट का तो चेन्नई में प्लांट है जहां तक थोड़ा बहुत मुझे पता है, या उसका अपना तो वही है एयर इंडिया जो अब बिकने को जा रहा है, ठीक है। और तो कुछ ऐसा है नहीं, बाकी सब बाहरी कंट्री के ही है, ठीक है। विस्तारा हो गया आपका, इंडिगो हो गया, ये सब। तो ये आपका सब कुछ जितना भी है ना ऑपरेट हो रहा है इंडियन एयरलाइंस में भी, तो प्राइवेट जेट, प्राइवेट एयरप्लेन्स भी आपका ऑपरेट किए जा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो प्योर मोनोपोली नाम की कोई चीज नहीं है। डीएमआरसी आया, डीएमआरसी भी अब कोई इंडियन गवर्नमेंट की थोड़ी ना है, वो भी आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। जापान से टेक्नोलॉजी लेके ये सब कॉपी करके उनसे ट्रेनिंग लेके हमने ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर हम शेयरिंग कर रहे हैं कि जिसने भी मेट्रो का वो कराया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, उस एजेंसी से और इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू शेयरिंग होता है, ठीक है। प्राइसेस पे कंट्रोल उनका ही होता है जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक प्राइवेट वाले, ठीक है। तो डीएमआरसी के जो प्राइसेस बढ़ाने और घटाने का राइट है, वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को है, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। गवर्नमेंट ने तो इनको प्लेस दिया कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे कि आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, इन्वेस्टमेंट तो वही लेके आते हैं, ठीक है। तो ये चीज चलता है मोनोपोली में भी सेम, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, फीचर्स ऑफ मोनोपोली। सबसे पहला फीचर हमने क्या देखा, दैट सिंगल सेलर है, ठीक है, सिंगल सेलर। तो भाई सिंगल सेलर है तो नॉर्मल सी बात है, सप्लाई में जितना भी पोर्शन होगा, ठीक है, सिंगल सेलर का सप्लाई में जितना भी पोर्शन होगा वो उसके अकेले का होगा। तो जितना भी प्रॉफिट उसको मिल रहा है सबके सब उसके पास ही जा रहा है, ठीक है। तो सिंगल सेलर ही है जो प्योर प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है। दूसरा क्या होता है बेटा, सेलर सिंगल होते हैं बट बायर बहुत सारे होते हैं। ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है जहां पे बायर सिंगल हो, ठीक है। तो इधर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली, नंबर ऑफ बायर्स विल बी लार्ज इन एवरी मार्केट, ठीक है। बट इन मोनोपोली नंबर ऑफ सेलर इज सिंगल और वी कैन से वेरी फ्यू, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या देखा, दैट नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स है ही नहीं। तो इसी फीचर से हमारा यस मोर देन वन बायर हर मार्केट में होता है, ठीक है। नाउ नो क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट से ही हमारा तीसरा फीचर निकलता है, पता है क्या है। अब आप खुद सोचो, आपका खुद का प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आप बना रहे हो, आपके जैसा कोई बनाता ही नहीं है वो, ठीक है। और वो कोई और बना ही नहीं पा रहा है बिकॉज आपके पास ही रिसोर्सेज है या जो भी कह लो रीजन है, आप एंजॉय कर रहे हो सिंगल सेलर का मोनोपोली, ठीक है। तो बेटा नॉर्मल सी बात है, जब तुम्हारा प्रोडक्ट है, पूरा का पूरा मार्केट तुम्हारा है, तो तुम तो कुछ भी प्राइसेस सेट कर सकते हो, राइट।
क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई और है ही नहीं जो इसको बेचेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ ना, तो तुम कुछ भी प्राइसेस यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। ओके, इसीलिए लाइक आईफोन, हाँ आईफोन ब्रांड जो है, ठीक है, iOS का ये है मॉडल, इसका जो है एंड्रॉइड तो ये है नहीं, ठीक है। इसके अलावा जितने फोन है स्मार्टफोन्स वो सारे एंड्रॉइड हैं, बट आईफोन इज अ कंप्लीट मोनोपोली, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है, तो इसीलिए उसके प्राइसेस जो है वो हाई ही रहते हैं, ठीक है। उनका प्राइसेस रीजनेबल भी अगर हम कहें तो मिनिमम 50,000 से कम का क्या ही मिलेगा, और 50,000 से कम के मतलब 50,000 के रेंज में तो पुराने आईफोन्स मिलते हैं जिसकी अब डिमांड नहीं करता कोई, ठीक है। आईफोन 13 लॉन्च हो गया है, मार्केट में आने वाला है, 12 स्क्रैप हो जाएगा, तो मिनिमम लोग ये प्रेफर करेंगे यार आज के टाइम में आईफोन 13 नहीं तो 11-12 तो चाहिए, इससे कम का तो कोई नहीं चाहेगा लेना, ठीक है। तो भाई तुम्हें 11-12 भी चाहिए तो नॉर्मल सी बात है, 70-80 हजार, 70,000 से कम का तो नहीं है। जो 64 GB का होता है फर्स्ट जो आपका वो है रैम प्रोसेसर, तो उसका भी आपका है 70-75,000 के आसपास, ठीक है। तो वो आपका वही है, क्यों है इतना, बिकॉज उसके जैसा कोई नहीं है, फीचर्स भी कोई नहीं दे रहा उसके जैसा, और उसके जैसा टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग द प्राइसेस, ठीक है, कुछ भी चार्ज कर रहे हैं वो। उसके बाद हमारा क्या आता है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में आपका फ्रीडम था एंट्री और एग्जिट का, आराम से एंट्री कर सकते हो मार्केट में, आराम से एग्जिट कर सकते हो। एंट्री कब कर सकते हो, जब तुम्हें प्रॉफिट हो रहा हो, एग्जिट कब करोगे, जब तुम्हें लॉस हो रहा हो, ठीक है। पर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तुम इतना इजीली एंट्री नहीं कर सकते यहाँ पे, एक बार को एग्जिट तो कर जाओगे, बट एंट्री करना यहाँ पे बहुत टफ है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट, रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट। पता है बेटा ये क्यों है, इसका रीजंस हम लिखेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। व्हाई देयर इज अ रेस्ट्रिक्शंस इन मोनोपोली मार्केट, क्यों मोनोपोली मार्केट इमर्ज होता है, बिकॉज ऑफ दिस फीचर। मोनोपोली मार्केट इमर्ज ही होता है इसी मेन फीचर्स की वजह से, दैट रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। आपको यहाँ पे एंट्री लेने के लिए ना लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फ्रेंचाइजिंग की भी जरूरत पड़ सकती है अगर जरूरत हुआ आपको, तो आपको यहाँ पे पेटेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कॉपीराइट्स लोग करवा लेते हैं, तो इसलिए वहां पे आपसे परमिशन लेना पड़ेगा, आपको आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है एंट्री और एग्जिट पे, ठीक है। तो इसी चीज का ध्यान इसमें हमें रखना है। तो बेसिकली जैसे देखा जाए, इसमें भी एग्जांपल अगर हम ले रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट का, ठीक है, तो जो फर्म्स होती हैं जो नया इनोवेशन या इन्वेंशन करती हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर लेती हैं, वो लोग पेटेंट करवा लेती हैं अपने प्रोडक्ट का। तो अगर वो लोग पेटेंट करवा लेंगी तो उनके जैसा कोई और नहीं ये प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। अब आपका पब्लिशिंग मार्केट है, बुक पब्लिशिंग मार्केट, ठीक है। आपने एक बुक लिखी, आपने उसको पब्लिश करवा लिया, ठीक है। पब्लिश करवाओगे तो आपको आईएसबीएन नंबर या आईएसएसएन नंबर मिल जाता है, ठीक है। वो आईएसबीएन नंबर आपका कॉपीराइट है कि उस बुक को कोई और अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ ओरिजिनल ऑथर, या फिर उस प्रोडक्ट उस बुक को अब कोई ई फॉर्म में या किसी भी अदर फॉर्म में प्रोड्यूस करके नहीं बेच सकता, जब तक आपको वो जो ऑथर है ओरिजिनल वो परमिशन ना दे, ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि आप कॉपीराइट करवा लेते हो, आप पेटेंट करवा लेते हो, आप तो आप सामने वाले को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो कि ये चीज मेरी है, ठीक है, तू इसे नहीं बना सकता। तो भाई जब तू इसे नहीं बना सकता, सिर्फ मैं ही बना सकता हूं, तो नॉर्मल सी बात है, आई एम एंजॉइंग द मोनोपोली, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस इज अ रेस्ट्रिक्शंस ऑन मार्केट। देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें बेटा मोनोपोली मार्केट जो होता है ना वो प्राइस मेकर होता है, ठीक है। मोनोपोली मार्केट जो होता है प्राइस मेकर होता है। इसमें एक चीज लिखना, क्यों हम मोनोपोली को प्राइस मेकर बोलते थे। परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस मेकर कौन होता था, इंडस्ट्री, ठीक है। और फर्म्स जो होती थी वो आपकी प्राइस टेकर होती थी। पर आपका मोनोपोली मार्केट में प्राइस टेकर जैसा कुछ भी नहीं है, सब प्राइस मेकर ही है, बिकॉज इन मोनोपोली मार्केट
इन मोनोपोली मार्केट, इंडस्ट्री भी तो वही है जो फर्म है। इंडस्ट्री एंड फर्म इज वन एंड सेम थिंग। इंडस्ट्री एंड फर्म इज वन एंड सेम थिंग। यहाँ पे इंडस्ट्री नाम जैसा कुछ नहीं है, जो फर्म है वही इंडस्ट्री भी है। ठीक है, जो फर्म है वही इंडस्ट्री भी है। तो बेटा जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री का काम होता है प्राइस को बनाना और फर्म का काम होता है प्राइस को एक्सेप्ट करना। तो जब इंडस्ट्री और फर्म सेम है तो प्राइस बनाएगी भी वही और प्राइस एक्सेप्ट भी वही कर लेगी। तो भाई नॉर्मल सी बात है, यहाँ प्राइस टेकर जैसा कुछ नहीं होता, बट हाँ प्राइस मेकर आपका पूरा 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 मोनोपोली मार्केट है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्राइसेस खुद सेट करती है, यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, इंडस्ट्री नाम की चीज यहाँ पे नहीं होती, बिकॉज आपके जैसा कोई है ही नहीं। तो आपके ऊपर किसको बिठाया जाए जो सबको कंट्रोल करे? परफेक्ट कंपटीशन में तो ये होता था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या उनके जैसे ही बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं, तो सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो प्राइसेस के रिगार्डिंग, तो एक ऊपर अथॉरिटी बैठती थी जो प्राइसेस को रेगुलेट करती है। ठीक है, लेकिन मोनोपोली मार्केट में ऐसा नहीं होता। मोनोपोली आप अकेले सेलर हो तो आप कुछ भी प्राइसेस रख सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मोनोपोली मार्केट के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और समझेंगे मोनोपोली मार्केट इमर्ज कैसे होती है। वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, बट फिर भी कुछ रीजंस लिख लेते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम। रीजंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ मोनोपोली। रीजन रीजंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ मोनोपोली। आपका मोनोपोली मार्केट बनता कैसे है? हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, यस हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है। बेटा प्रोडक्ट जब किसी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो वो एक तरीके से हेट्रोजीनियस ही हो गया। ठीक है, तो जैसे आप कह रहे हो मैं बेटा हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है, तो बात तो सही हेट्रोजीनियस है, बिकॉज उसके जैसा और कोई नहीं है। ठीक है, बट बात यहाँ पे यह है कि मैं हेट्रोजीनियस भी बोलूं कैसे जब मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो ठीक है, ना तो होमोजीनियस ना तो हेट्रोजीनियस, बस ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं। ठीक है, अगर मैं हेट्रोजीनियस की भी बात करूं तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? यू आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, अलग है वो प्रोडक्ट आपका। तो भाई मैं अलग के लिए भी कंपेयर कैसे करूं जब कोई और है ही नहीं, तो अकेला मैं ही हूं। पर हाँ मेरे माइंड में इतना पता है कि उसके जैसा कोई और नहीं है, तो दैट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं। अब जैसे हाँ अमन ने बताया पहला रीजन कि क्यों मोनोपोली मार्केट आपका इमर्ज होती है। ठीक है, तो पहला जैसे है आपका रीजन, पेटेंट राइट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पेटेंट राइट्स, ठीक है, आपका यहाँ पे पेटेंट राइट्स है। ओके, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग है आपका। ये सब रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया है। और होता है क्या आपका बताओ? कार्टल, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्टल, इसको समझाऊंगा थोड़ा डिटेल में। मेन रीजंस बेटा आपके यही होते हैं कि मोनोपोली मार्केट इसलिए इमर्ज हो जाती है क्योंकि जब मुझे पता है कि मैं अकेला मार्केटर हूँ इसमें, ठीक है, अकेला सेलर हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसा कोई और ना आए, तो मैं अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवा दूंगा। ठीक है, पेटेंट जब हो जाएगा तो मुझे कॉपीराइट मिल जाएगा, उसके जैसा कोई और नहीं बना पाएगा विदाउट माय परमिशन। ठीक है, तो वो आपका पेटेंट राइट्स हो गया। लाइसेंसिंग भी आपका वही है कि अगर आपको इस फर्म के जैसा प्रोड्यूस करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैकडी है, मैकडी रिटेल आउटलेट्स जो हैं वो तो आपका लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के बेसिस पे ही चलते हैं। ठीक है, कि आपको मैकडी जो है अगर वो यूएसए का बिजनेस है, ठीक है, और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रन कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है भैया, अगर तुम्हें इसका रिटेल आउटलेट तुम्हें इंडिया में खोलना है तो तुम्हें पहले लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग का काम करवाना पड़ेगा, मतलब तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी।
ठीक है। अब उसमें तुम्हें परमिशन मिल गई, फिर तुम उस रिटेल आउटलेट को खोल सकते हो उस जगह पे, ठीक है। तो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए। उसके बाद हमारा आता है कार्टल। डू यू नो व्हाट इज कार्टल? किसी को पता है कार्टल? बस इतना बता दूंगा, यहाँ पे फेमस एग्जांपल जो है ना कार्टल का, वो है आपका ओपेक कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज। मुझे सबसे पहले तो आप कार्टल बताओ क्या होता है, और अगर आपको कार्टल का पता है तो ये बताओ कि ओपेक क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा ओपेक क्या होता है। यस, एनीवन? इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय फिक्सिंग प्राइसेस, फाइन। और लोग का क्या कहना है? एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो। ये तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, पहले इसका फुल फॉर्म लिख लो। जो प्रोड्यूसर्स एक साथ काम करते हम्म। हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक होता है आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्टेल क्या होता है, फिर ओपेक को समझते हैं। कार्टेल मतलब होता है एंजॉइंग मोनोपोली, एंजॉइंग प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं, एंजॉइंग प्रॉफिट्स बाय with other countries and form a bloc which restrict other countries to enter into। बेटा कार्टेल पता है क्या होता है? देखो जैसे कार्टेल का मतलब क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हो क्योंकि आपने मोनोपोली को क्रिएट कर दिया है। होता नहीं बट आपने कर दिया, बाय शेकिंग हैंड्स विद अदर पीपल, ठीक है। हाथ मिला के आपने, जो बाकी कंट्रीज जो आपको लगता था ये आपके कंपेटिटर्स हैं, ये आपकी तरह इमर्ज हो सकते हैं मार्केट में, आपने उनसे हाथ मिला लिया और आप एक हो गए, और अब आप बाकियों को एंटर नहीं करने दे रहे हो उस मार्केट में, ठीक है। और जितने भी लोग हैं उस मार्केट में जिन्होंने भी हाथ मिलाए हैं, दे जॉइन द हैंड्स, दे मेड द पार्टनरशिप, ओके। दे आर द ओनली वन हु आर एंजॉइंग द प्रॉफिट्स, ओके। जैसे आपने फेसबुक उसका एग्जांपल दिया, तो भाई फेसबुक ने किया क्या, मार्क जकरबर्ग ने इंस्टा व्हाट्सएप सबको एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो मतलब इसने क्या किया कि एक्विजिशन हो गया, ठीक है, सब चीज का एक में ही मर्ज हो गया सब। तो कार्टेल में ओपेक कंट्रीज, अब क्या हुआ ओपेक कंट्रीज में बेटा, वो आते हैं कुछ ना मेंबर कंट्रीज हैं, लाइक 5-6 कंट्रीज हैं इसमें। सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, कुवैत है, ठीक है। और आपका कुछ और कंट्रीज है, मुझे कंप्लीटली नाम तो याद नहीं है, बट जो भी आपके ये अरब कंट्रीज है ना, सऊदी अरब कंट्रीज, ठीक है, ईरान भी है शायद इसमें, ठीक है। तो वो सब आपका ना जो सऊदी अरब कंट्रीज हैं, ओके, उन लोगों ने ना मिलके एक कार्टेल बना लिया। कार्टेल बना लिया किस वे में, कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग चीजें हैं ना वो हमारी कंट्री के थ्रू होंगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होंगी। वी वर द वन हु विल बी द लीडर ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो तभी कहते हैं ना, जो यहाँ पे क्रूड ऑयल जो रिफाइनरीज हैं, या जो यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, उस पे प्राइसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उस पे प्राइसेस पे कंट्रोल है ओपेक कंट्रीज का।
क्योंकि वही एक्सपोर्ट करती हैं पेट्रोल डीजल को बाकी कंट्रीज में, ठीक है। तो प्राइस रेगुलेशन जो है वो उनके ऊपर है। अगर उनको लगता है उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो दे विल चार्ज दी हायर प्राइसेस, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के पास वो राइट है। तो उन्होंने वो कार्टेल बना लिया है कि भाई इतने इतने मेंबर कंट्रीज हैं जहां से ऑयल एक्सपोर्ट होता है, तो उन्होंने आपस में मिल गए और बोला कि अब हम एक मोनोपोली बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्टेल, और हम ही ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे ऑन द कंडीशन की प्राइसेस हम सेट करेंगे, वो लोग बस आउटपुट को बेचेंगे और रेवेन्यू कमा के फिर शेयरिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज आपका कार्टेल होता है। कार्टेल में जो फेमस एग्जांपल होता है आपका, वो आपका ओपेक कंट्रीज का ही माना जाता है, बिकॉज और कुछ ऐसा है नहीं जो कार्टेल के अंदर आता है, ठीक है। मेनली ओपेक कंट्रीज हैं जो कार्टेल कहलाती हैं, उन्हीं की वजह से कार्टेल टर्म आया, ठीक है। कार्टेल हैज अ लेस कमांड ओवर अ इंडस्ट्री देन अ मोनोपोली, राइट, ठीक है। मोनोपोली का एक बार थोड़ा सा कंट्रोल है इंडस्ट्री पे, बट लेकिन आपका उसका नहीं है बिल्कुल भी कार्टेल का, तो ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कार्टेल में ना, ओपेक कंट्री का एग्जाम्पल याद रखना, और कुछ नहीं तो ओपेक कंट्रीज का एग्जाम्पल बहुत फेमस है, ठीक है। सर यस, तो ये ओपेक कब बना था, मतलब कब आया था ये? आपका 1960 में बना था, 1960 के आसपास था ये। Yes, cartel is formed when individual suppliers come together and act like a monopolist in order to increase profit. Very good, a perfect definition. ठीक है, एकदम सही बात कही है मैक बेटा आपने, ठीक है। ये आपका जो कार्टेल है ये मेनली आपका यही है कि जितने भी इंडिविजुअल सप्लायर्स हैं, जो लोग सप्लाई करते हैं, वो लोग मिल जाते हैं और मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं सो दैट टू एंजॉय मैक्सिमम प्रॉफिट्स, ठीक है। सीधे शब्दों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो, ये कार्टेल क्लियर है, थम्स अप देंगे, आगे बढ़े, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे इसके बाद बेटा। आपको क्लियर है ये कैसे मोनोपोली इमर्ज होती है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। अब जैसे हमने जल्दी जल्दी करते हैं इस टॉपिक को थोड़ा, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। परफेक्ट कंपटीशन में भी हमने प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन किया था, जिसको हम क्या बोलते थे, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहां इक्विलिब्रियम होगा उसके करेस्पॉन्डिंग में ही हमें प्राइस और आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो वही अब हमें डिटरमाइन करना है अंडर टू केसेस। वन विल बी शॉर्ट रन, वन विल बी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम and the second one will be long run equilibrium, ठीक है। short run equilibrium and long run equilibrium। देखते हैं ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाता है। चलो, ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं शॉर्ट रन की, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। देखो, कोई भी मार्केट हो, शॉर्ट रन में वही तीन चांसेस होते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन में वही तीन केसेस हो सकते हैं जो हमने देखे थे। कौन कौन से केसेस होते थे, कितने तरीके से ऑपरेट हो सकता है शॉर्ट रन में एक मार्केट, अगर हम मोनोपोली की भी बात करें तो। सर एक मिनट पीछे वाला पेज दिखाना। एक मिनट, यस, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन which is equilibrium of the firm under short run and long run। यही दो इक्विलिब्रियम हैं जो हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम पहले शॉर्ट रन को उठा रहे हैं, ओके, ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यस बताओ भाई, 3 केसेस कौन से होते हैं शॉर्ट रन में? एक फर्म कितनी चीजें इनकर कर सकती है शॉर्ट रन में? तो सबसे पहला आपको क्या था? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये हर मार्केट में होता है बेटा। शॉर्ट रन तो बहुत एक छोटा सा टाइम पीरियड है, ठीक है? तो उसमें तुम चाहे तो अच्छा खासा कमा सकते हो, चाहे तुम नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो, या चाहे तुम लॉसेस भी इनकर कर सकते हो शॉर्ट रन में, ठीक है? तीनों चांसेस हो सकते हैं। अब मैं डायग्राम ना इन्हीं के नीचे बना देता हूं, ठीक है? देखो इसका डायग्राम कैसे बनता है, ध्यान देखो। ये है तुम्हारा, सपोज करो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम। एक एक्सेस बना लिया हमने, ठीक है? एक्स ओरिजिन और वाई एक्सेस। इस पे हमारा है रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है? और इस पे हमारा है आउटपुट। अब आप बताइए मुझे, जब मैंने आपको रेवेन्यू वाला चैप्टर कराया था तो उसमें जब हमने देखा था मोनोपोली मार्केट, ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका एआर और एमआर कर्व था उसका शेप क्या था? कैसा होता था वो कर्व? बताओ भाई। जब हमने रेवेन्यू चैप्टर किया था तो उसमें हमने देखा था इम्परफेक्ट कंपटीशन में ए आर और एम आर कर्व की शेप क्या होती है। ए आर और एम आर कर्व की, ए आर एम आर कभी यू शेप नहीं होता बेटा, कॉस्ट कर्व होता है यू शेप आपका, इस तरीके डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस विल बी द ए आर कर्व एंड दिस विल बी द एम आर कर्व, ऐसा होता था आपका, ठीक है? रीजन भी बताऊंगा अभी। और एमसी कर्व तो आपका ऐसा ही होता है, ठीक है? दिस इज एमसी कर्व। यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ हमें, जहां पे एम आर और एम सी इक्वल है। एम आर और एम सी इक्वल है, ये है एम आर कर्व, ये है एम सी कर्व। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो इसके करेस्पॉन्डिंग में हो गया प्राइस ये, और क्वांटिटी हो गई ये, ठीक है? और ये हो गया इक्विलिब्रियम, ठीक है? अच्छा, ये तो है इक्विलिब्रियम, बट हम बनाने क्या जा रहे हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है? तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम बना रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, लाइक दिस। ये तुम्हारा एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट है, रेवेन्यू तुम्हारा यहाँ पे है, प्राइस ये है, ये तुम्हारा कॉस्ट है। जहां पे एवरेज कॉस्ट टच कर रहा है ना आउटपुट को, वो तुम्हारा हो गया, ये हो गया सपोज करो P1, ठीक है? तो ये वाला जो रीजन है तुम्हारा, ये E1 पॉइंट का नाम दे देते हैं, ठीक है? 4 पॉइंट है P1 E1, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा जो पोर्शन है, ये है तुम्हारा प्रॉफिट का, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है? जिसको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक बार फिर से बताता हूं, जैसे हमने लास्ट में निकाला था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इस डायग्राम पे रेवेन्यू का पोर्शन कितना है? ओ पी ई क्यू, ओ पी ई क्यू इज द रेवेन्यू। कॉस्ट कितना है? तो कॉस्ट है आपका ओ P1 E1 एंड Q, ओ P1 E1 एंड Q। ओ से ओ कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, पी ई E1 एंड P1, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये आपका हो गया प्रॉफिट का, एबनॉर्मल प्रॉफिट का, या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है? ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसमें एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, ठीक है? बेटा मेन रीजन सुनो,
ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, डिमांड कर्व, ठीक है। AR आपका डिमांड कर्व भी होता है, ठीक है। AR जो है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मोनोपोली मार्केट में ना प्राइसेस जो हैं वो एक ही फर्म खुद ही है जो सेट कर रही है, ठीक है। तो बेटा नॉर्मल सी बात है, अगर उसको आउटपुट ज्यादा बेचना है तो उसको प्राइसेस थोड़े से कम रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड चालू हो गया, ठीक है। दैट इफ आई वांट टू मेक हायर प्रॉफिट्स तो मुझे प्राइसेस थोड़े से कम रखने पड़ेंगे। अगर आप ही अकेले मार्केट में हो, ठीक है, और आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक्सप्लॉइट करूंगा मार्केट को बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस। बायर के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, तो वो मेरे से खरीद के ही जाएगा, भले मैं 40 पे बेचूं, भले मैं 80 पे बेचूं, या भले मैं 100 पे बेचूं। ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो आपको बायर भी ज्यादा अट्रैक्ट करने हैं। तो बायर आपसे तभी अट्रैक्ट हो सकते हैं जब आप हायर प्राइसेस तो चार्ज करोगे, बट वो रीजनेबल होने चाहिए, इतने भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे एकदम से बहुत ज्यादा तो बायर फिर भी नहीं आएगा तुम्हारे पास, चाहे तुम ही क्यों ना बेच रहे हो उस प्रोडक्ट को, वो होल्ड कर लेगा डिमांड, ठीक है, कंजम्पशन होल्ड कर लेगा वो। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है, वो रेवेन्यू कर्व होता है, वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि इफ यू वांट टू अर्न हायर प्रॉफिट, इफ यू वांट टू सेल मैक्सिमम आउटपुट, प्राइसेस थोड़े से कम रखो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अच्छा, उसके बाद अब हम नॉर्मल प्रॉफिट का देख लेते हैं बेटा, इसी में ही लॉसेस तुम्हें अलग से दिखाना पड़ेगा डायग्राम, चलो कोई नहीं। देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जहां पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो। परफेक्ट कंपटीशन में तो हॉरिजॉन्टल शेप होता था, क्योंकि प्राइसेस डिटरमाइन कर रही है इंडस्ट्री, और हम वही सेम प्राइस एक्सेप्ट कर रहे हैं और सेम प्राइसेस पे हम आउटपुट बेच रहे हैं। पर मोनोपोली में तो प्राइसेस भी मैं ही डिटरमाइन करूंगा, तो कुछ इस तरीके से करूंगा कि लो प्राइसेस हो ताकि ज्यादा आउटपुट बिके, ठीक है। तो सपोज करो ये रहा AR कर्व और ये रहा MR कर्व। MR नेगेटिव हो सकता है पर AR कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैं MR को नेगेटिव फेज में भेज रहा हूं पर AR को नहीं भेज रहा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब क्या है, ये हो गया AR और MR, वही सेम बात, ये रहा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो जहां पे MR और MC ने एक दूसरे को काटा वो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, ये रहा इक्विलिब्रियम प्राइस और ये रही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। ये यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट है वाई एक्सेस पे, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट भी हो गया। अब एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ इस तरीके से बनाओ कि तुम्हारा रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल आए। तो तुम्हारा एवरेज कॉस्ट जो है ना बेटा वो भी यहाँ से गुजरना चाहिए, ये लो, ये है तुम्हारा एवरेज कॉस्ट। ये थोड़ा सा यू शेप होता है, एकदम से एमसी जैसा तो नहीं होता, ये काइंड ऑफ ऐसा होता है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट का। तो इसने भी इसी पॉइंट पे काटा एवरेज कॉस्ट ने, जहां पे हमारा इक्विलिब्रियम था, तो हमें सिंगल पॉइंट मिला ई के नाम से, और ई बन गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और आप देख सकते हैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एमआर और एमसी तो इक्वल है ही है, साथ में एवरेज कॉस्ट भी इक्वल है। तो हम क्या देख रहे हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल है, इस वजह से ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट हमें निकालना था, प्रॉफिट हम कैसे निकालते, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके। रेवेन्यू कितना है, OPEQ, कॉस्ट भी तो यहाँ पे OPEQ ही है, ठीक है। तो ये सारे कैंसल आउट हो गए और जीरो बचा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है जीरो है, और जब प्रॉफिट जीरो हो तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, वेयर AR इज इक्वल्स टू AC। MR नेगेटिव होता है, ठीक है, बट AR कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस को शो करता है। तो बेटा प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और MR कर्व शो होता है कि इस प्राइसेस पे तुमने कितना बेचा। तो कभी तुमने ज्यादा बेच लिया, कभी तुमने कम बेच लिया। तो जब तुमने कम बेचा तो जो डिफरेंस होगा ज्यादा और कम का, पहले ज्यादा था अब कम है, तो नए वाले में से पुराने को माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो माइनस में आएगा। तो MR नेगेटिव हो सकता है पर AR कभी नेगेटिव नहीं हो सकता।
क्योंकि प्राइस कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता। कभी भी आपने किसी भी गुड्स के प्राइसेस -5 -2 ऐसे तो नहीं सुने हैं ना, ठीक है। तो इस वजह से आपका AR नेगेटिव नहीं होता। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं लॉसेस कैसे इनकर करता है एक मोनोपोली मार्केट, ठीक है। लॉसेस को मैं बनाऊंगा अगले पेज पे। तो ये नोट कर लिया है सबने, एक बार थम्स अप देंगे, समझ भी आया, नोट भी हो गया, बताओ आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, कुछ नहीं है, डायग्राम को ध्यान रखना है, तुमसे डायग्राम पूछेगा नहीं। हाँ, पर डायग्राम वो खुद बना के दे सकता है और पूछ लेगा ये कौन सा सिचुएशन है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस का। तो तुम्हें ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर डायग्राम नहीं आता तो तुमसे क्या पूछेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, व्हेन AR इज ग्रेटर देन AC, व्हेन AR इज लेस देन AC, व्हेन AR इज इक्वल्स टू AC। ये सब तुमसे पूछ सकता है बेसिक इंफॉर्मेशन। या तुमसे ये भी पूछ सकता है शॉर्ट रन में क्या क्या एक फर्म को पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट और लॉसेस की। तो सब पॉसिबिलिटी है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबिलिटी और लॉसेस की भी पॉसिबिलिटी है। बट लॉन्ग रन ध्यान में रखना है। अभी तो खैर हम लॉसेस देख रहे हैं, तो आइए लॉसेस पे बढ़ते हैं। लॉसेस कैसे दिखाएंगे हम, फटाफट करते हैं बेटा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, पर उसमें से थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा बनता है, तो इसलिए तुम्हें उसको अच्छे से याद कर लेना है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को। चलो बनाते हैं लॉस, कैसे लॉस होता है मोनोपोली को। ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो ध्यान दीजिए कि लॉस कब होगा, जब रेवेन्यू कम होगा और कॉस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। रेवेन्यू एंड कॉस्ट आउटपुट, ये रहा हमारा AR कर्व और ये रहा हमारा MR कर्व। AR कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व, ठीक है, ये हमने प्लॉट कर दिया। दिस इज अवर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जहां पे MR और MC ने एक दूसरे को काटा वो बन गया इक्विलिब्रियम। तो ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम क्या है, MR इज इक्वल्स टू MC। ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट। बट नाउ हमें दिखाना क्या है, लॉसेस। लॉसेस में कॉस्ट ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होता है। तो इस अजम्पशन पे अब आप लॉसेस को दिखाइए थोड़ा सा ऊपर, सॉरी कॉस्ट को दिखाइए थोड़ा सा ऊपर। आपका कॉस्ट कुछ ऐसा होगा बेटा, AC कर्व, ठीक है। आपको वो रूल भी ब्रेक नहीं करना है कि जो मिनिमम पॉइंट होता है ना AC का, वहीं पे MC उसको काटता है। इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से बनाया कि मिनिमम पॉइंट जो है ना वो MC उसको काटता हुआ दिखे, क्योंकि ये तो रूल था ना, MC कर्व जो है वो AC कर्व को मिनिमम पॉइंट से काटता है। तो इसीलिए मैंने ये रूल भी ब्रेक नहीं होने दिया। तो AC कर्व को जब बनाओगे तो ध्यान से बनाना, क्योंकि AC कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है वहीं पे MC कर्व उसको काट रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, तुम्हारा रेवेन्यू तो यहां तक है, ये है तुम्हारा रेवेन्यू, जिस प्राइस पे तुम बेच रहे हो वो ये है, ठीक है। बट अब क्या बात आती है, ये तुम्हारा थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये देखो तुम्हारा प्राइस कर्व ना बेटा यहाँ पे ये होगा, रुको, ये तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। प्राइस तुम्हारा ये होगा जहां पे प्राइसेस को टच किया है, प्राइस की लाइन AR की होती है, ठीक है। तो AR को जहां पे टच किया है वो होगा हमारा प्राइस। प्राइस यहाँ पे है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा प्राइस तो ये होगा जहां पे AR ने टच किया है। अब लेकिन कॉस्ट तो इससे भी ऊपर है, कॉस्ट तो इस पॉइंट तक है, बिकॉज AC कर्व ये है। तो ये हो गया हमारा, इस पॉइंट को हमने ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, ठीक है। और ये सपोज कर लो हमने P1 नाम दे दिया इसको, ओके। तो हमारा जो लॉस का पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, आपका प्राइस ये है, आपका कॉस्ट ये है, ठीक है। तो कॉस्ट ज्यादा है बट प्राइसेस कम है, तो रेवेन्यू भी कम होगा अगर प्राइसेस कम है तो, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आपका ये लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
तो इस पे आपका जो लॉस हुआ वो हमने कैसे देखा, लॉस भी अगर निकलेगा तो लॉस में क्या होगा, कॉस्ट माइनस रेवेन्यू। प्रॉफिट में रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो जाता है, लॉस होगा कॉस्ट माइनस रेवेन्यू की कॉस्ट बड़ा है। अब आप खुद देखिए कॉस्ट कितना है, ओ P1 B Q, ओ P1 B और Q, ये पूरा पोर्शन आपका कॉस्ट का है। रेवेन्यू कहां तक है, ओ P A और Q, ओ P A और Q, यहाँ पे कैंसिल आउट हुए O और Q, बचा क्या रह गया, P1 B A P। ये वाला पोर्शन जो है ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड आप देख सकते हैं यही है, P1 B A एंड P इज द लॉस एरिया। ओके, ये हो गया आपका लॉस का एरिया। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि लॉसेस आपको ऐसे इनकर होते हैं। बेटा एक बार ना यहाँ पे भी करेक्शन करो, ये तो लॉस का ऐसा होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे मैंने भी ना थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखो जब प्रॉफिट में दिखा रहा था तो जो प्राइस है ना, मैंने प्राइस को ये वाला पॉइंट ले लिया है, बट प्राइस ये वाला पॉइंट नहीं होगा। प्राइस वो होगा जहां पे वो AR को टच करेगा। थोड़ा सा और ऊपर जाओ, AR को टच करो, ये है प्राइस तुम्हारा, जहां पे AR को टच किया गया, ये नहीं है P, इसे भूल जाओ, ठीक है। तो जो तुम्हारा प्रॉफिट का पोर्शन हो गया ना, ये पूरा हो गया, ये पूरा, ठीक है। मैंने प्राइसेस को ना यहीं पे टच कर दिए थे जहां पे इक्विलिब्रियम था। तो इक्विलिब्रियम जो है वो आउटपुट के लिए ठीक है, बट प्राइसेस वहां सेट होंगे जहां पे आपका AR को टच होगा। तो हम इक्विलिब्रियम से ही ऊपर चलते जाएंगे जब तक AR पे नहीं टच कर जाते, ठीक है। तो उस पॉइंट को ठीक कर लेना, प्रॉफिट का पोर्शन फिर तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अपने आप ही। शॉर्ट रन डायग्राम क्लियर आपको? मोनोपोलिस्ट कितने तरीकों से अर्न कर सकता है शॉर्ट रन में, प्रॉफिट भी कमा सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है और लॉसेस भी इनकर कर सकता है, ठीक है। सबको क्लियर है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम? थम्स अप दें एक बार बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, अब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग रन में जाने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा, तुम्हें क्या लगता है, थोड़ा सा इवैल्यूएट करना, सोचना, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, लॉन्ग रन में लॉसेस तो होंगे नहीं, लॉन्ग रन में कभी भी लॉस नहीं होता, ठीक है। अगर लॉन्ग रन में लॉस हो रहा है तो इसका मतलब फर्म ऑपरेट ही क्यों कर रही है। तो लॉसेस जब शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में चला जाता है ना, तो फर्म वहां से एग्जिट कर जाती है। तो लॉन्ग रन में तुम्हारा लॉस तो होगा नहीं। बचा दो सिचुएशन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तुम लोगों को क्या लगता है, मोनोपोली मार्केट में लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होना चाहिए फर्म को, या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना चाहिए फर्म को? राधा का कहना है नॉर्मल प्रॉफिट, बाकी लोगों का क्या कहना है, सोच के बोला करो, थोड़ा सा इवैल्यूएट करो, डीप में जाओ कि अगर तुम जो बोल रहे हो उसको जस्टिफाई कैसे करोगे। राधा बेटा जैसे मैं आपसे पूछूं, आपने नॉर्मल प्रॉफिट बोला, आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, आपके माइंड में क्या थॉट आया? नॉर्मल प्रॉफिट आपने क्यों बोला लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मोनोपोली में? बाकी लोग सोचे, बताएं एक बार, किसी को कोई आइडिया? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अच्छा, राधा का माइक नहीं काम कर रहा है, ठीक। बाकी लोग तो बताएं। चलो ठीक है, तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें क्या लगता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट? कम से कम ऑप्शन तो बोलो।
दो ऑप्शन दे रहा हूं, सुपर नॉर्मल या नॉर्मल। तुक्का लगा के चूज कर लो, क्या पता तुक्का ही फिट बैठ जाए, कि वहां रीजन तो तुमसे कोई मांग नहीं रहा है, ठीक है। पर जिन लोगों का तुक्का भी ठीक नहीं हुआ, उन लोगों का नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, बात ये है। ध्यान से सुनो, तुम लोगों को शायद नहीं पता है या लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट तो कभी भी नहीं लॉन्ग रन में मोनोपोली में होगा, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। अब मैं बताता हूं क्यों। नॉर्मल प्रॉफिट आप लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में देखा, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट हुआ तो आपको लगा मोनोपोली में भी लंबे टाइम में तो नॉर्मल ही होगा। क्यों होगा? परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए हुआ था बिकॉज नंबर ऑफ कंपेटिटर्स वर वेरी हाई। लॉन्ग रन मतलब लंबा समय, तो वो लंबा समय मतलब उसमें इतने ज्यादा फर्म ऑपरेट कर रहे हैं कि प्राइसेस को हम बहुत ज्यादा मैक्सिमम नहीं रख सकते, तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं रख सकते क्योंकि लॉसेस भी हो जाएंगे। तो हम रीजनेबल रखेंगे जहां तक हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाए। बट बेटा लॉन्ग रन मोनोपोली में तो इसका मतलब क्या है, तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तुम लॉन्ग रन में अगर ऑपरेट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है शॉर्ट रन में तुम्हें प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। लॉसेस तुम्हें नहीं हुआ इसलिए तुम अभी तक बने हुए हो लंबे टाइम तक लॉन्ग रन में भी। तो बेटा तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो फिर तुम लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कमाओगे? शॉर्ट रन में तो ये होता है कि क्या होता है कि कुछ मार्केट जैसे हैं, नए नए अभी हम एंट्री किए हैं, ठीक है, माना हम ही हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, बट हमने न्यू एंट्री किया है अभी, तो हाई चांसेस की पता नहीं सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूँ कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, तो फिर भी चांसेस होते हैं बहुत सारे मार्केट बंद हो जाते हैं कि उनके जैसा कोई और नहीं है। मे बी कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, मे बी कस्टमर्स प्राइसेस फेवरेबल नहीं हुए, या मे बी जहां पे उसने फैक्ट्री खोली या मार्केट खोला वहां पे उसकी डिमांड ही नहीं हुई। तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो शॉर्ट रन में चांसेस होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ही कमा रहे हो, या इतना कमा रहे हो कि कॉस्ट कवर हो रही है, या लॉसेस इनकर कर रहे हो। पर बेटा लॉन्ग रन में तो तुम मतलब इतनी दूर जो चल के आए हो ना, इसका मतलब ये है कि तुमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया है। क्यों? क्योंकि तुम अब एस्टैब्लिश हो चुके हो, तुम्हारे जैसा कोई और है नहीं, तो इसका मतलब ये है जो प्रॉफिट होगा वो हाई ही होगा, ठीक है। तो तभी तो तुम बैठे हो मार्केट में इतने लंबे टाइम से। तो ध्यान रखो, लॉन्ग रन में आपका जो वो होता है मोनोपोली मार्केट, वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा बिकॉज वही डायग्राम रिपीट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, एक लाइन लिख लो, लाइन ही पूछ ले वो मे बी, ठीक है। इन लॉन्ग रन a monopoly firm always enjoys supernormal profit, supernormal profit because of no competition, because of no competition. एंड सुपर नॉर्मल का प्रॉफिट का मतलब क्या? आवर रेवेन्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन कॉस्ट, ठीक है। अब मुझे थम्स अप दो कि तुम्हें क्लियर हुआ लॉजिक रीजन बिहाइंड व्हाई मोनोपोली फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। क्लियर है बेटा? बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से 15 मिनट में, आराम से अपना एक छोटा सा टॉपिक, डिपेंड करता है कितना छोटा बना सकते हो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा, ठीक है। और फिर आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म, और उसके साथ मोनोपोली मार्केट भी ओवर, ठीक है। आ जाओ, चलो करते हैं अपना एक छोटा सा टॉपिक अपना। मोनोपोली में आपको तो पता ही है कि प्राइस सर एक डिस्क्रिमिनेशन। मिनट पीछे दिखा दीजिए सिर्फ एक ओके मिनट। ओके, वेट वेट, ये लीजिए। तो समझा देता हूँ थोड़ा सा।
राधा बेटा एक बार लॉग इन करो फिर से, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को वॉइस क्लियर है। ठीक है, एक बार देखो अपनी साइड से कोई प्रॉब्लम हो तो। हाँ, इस टॉपिक के बाद चैप्टर खत्म नहीं, इस टॉपिक के बिकॉज ऑफ के बाद क्या है? बिकॉज ऑफ बिकॉज नॉर्मल ऑफ नो कंपटीशन, नो प्रॉफिट। कंपटीशन। यस, इस टॉपिक के बाद मोनोपोली मार्केट खत्म। ठीक है, इस टॉपिक के बाद मोनोपोली मार्केट खत्म। इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो वी विल स्टार्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बेटा ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, समझा तो मैंने तुम्हें पहले ही दिया है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, दैट ए मोनोपोली फर्म हैज अ राइट, उसके पास एक अधिकार है, ठीक है, या कह लो कि उसके पास एक प्रिविलेज है, ठीक है, कि वो प्राइसेस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, वो मन मर्जी के प्राइसेस चार्ज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एकाधिकार है, उसका स्वामित्व अधिकार है, उसके अलावा उसके जैसा कोई है ही नहीं। ठीक है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। इसी पेज की बात कर रहे हो बेटा ओजस्विनी, इसी पेज की बात कर रहे हो या पीछे जाना है? चलो मेरे ख्याल से इसी पेज में दिख नहीं रहा होगा ऊपर से आपको। चलो ठीक है, बढ़ते हैं। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली का एक प्रिविलेज है। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? व्हेन अ मोनोपोली, व्हेन अ मोनोपोली फर्म, लिखेंगे व्हेन अ मोनोपोली फर्म चार्जेस different prices from different buyers for the same product, for the same product, it is known as price discrimination. It is known as price discrimination. तो बेटा जब एक मोनोपोली फर्म सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट बायर्स से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करे, एक बायर से 10 रुपए चार्ज कर लिया, दूसरे बायर से 20 रुपए ले लिए, तीसरे से 50 ले लिया, प्रोडक्ट सेम है, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये आप मार्केट में देखते हो। ठीक है, ये तो मैं कहूँ मोनोपोली मार्केट ही क्यों, मोनोपोली मार्केट नहीं, ये तो बाकी मार्केट में भी होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी होता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि ना मैक्सिमम रेवेन्यू कमाया जाए। जब हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट कोई कस्टमर छोड़ के चला जाएगा और हमें 2 से 3 रुपए का ही नुकसान होगा, इससे ज्यादा का नहीं, तो ठीक है हम उसको कम रेट पे बेच देंगे। ठीक है, और कभी कभी हमें क्या लगता है कि कोई कस्टमर ऐसा शक्ल देख के बता देते ना, जैसे अब मार्केट में तो जो बंदे बैठे हैं उनका तो काम ही यही है, डेली बेसिस पे मार्केटिंग करना, सेल्स करना, तो वो लोग कस्टमर को देख के बता देते हैं कि किस कस्टमर से हम हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं और किससे हम लो चार्जेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट को पता होता है, फर्म्स को पता होता है, तो जब ये इस कैपेबल हो जाते हैं कि ये सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करें, तो समझ लो वहीं पे ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज मोनोपोली के अंदर आता है। ठीक है, प्योर मोनोपोली तो नहीं है बट मोनोपोली है। ठीक है, तो आप खुद देखो इंडियन रेलवेज में जो एडल्ट्स हैं उनके प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं। ठीक है, जो एल्डर्स और फीमेल कोटा होता है उसमें प्राइसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो एल्डर पीपल को फैसिलिटी ज्यादा मिलता है। व्हेन इट कम्स टू द लोअर बर्थ का रिजर्वेशन, तो वो प्रेफर करते हैं फीमेल्स और एल्डर वगैरह को लोअर बर्थ मिले। ठीक है, और जो भी अपना एज ब्रैकेट डालता है एडल्ट वाले में, लाइक 18 टू 40 के आसपास में, तो उनको वो लोग अपर बर्थ भी दे देते हैं। और प्राइसेस तो होता ही होता है। ठीक है, लोकल्स में जब आप ट्रैवल करोगे तो फीमेल का चार्जेस अलग होता है, एल्डर पीपल का चार्जेस अलग होता है, इवन सुपर फास्ट और एसी चेयर्स वाले जो ट्रेन होते हैं उन सब में भी। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि हर एक बायर ग्रुप को हम कवर कर ले, इसमें एक भी बायर छूटे ना। ठीक है, और जो प्राइसेस हम उससे मांग रहे हैं वो हमें वो पे कर दे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाउ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कब कर सकते हो,
क्या क्या कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। कंडीशंस फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन। आप हमेशा प्राइसेस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप कब कर सकते हो? जब ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वो कंडीशन क्या है उस पर ध्यान दो। कंडीशन पूछता है एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। पहला कंडीशन लिखिए, मोनोपोली फर्म हैज मार्केट पावर। ठीक है, मार्केट पावर होनी चाहिए मोनोपोली फर्म के पास। और आता है आपका इसमें डिफरेंट इलास्टिसिटीज इन डिफरेंट मार्केट। हर मार्केट की जो इलास्टिसिटी है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट इलास्टिसिटी इन डिफरेंट मार्केट। अगर सारे मार्केट की इलास्टिसिटी सेम हुई तो आप प्राइसेस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे। ठीक है। थर्ड, रीसेल इज नॉट प्रॉफिटेबल, या रीसेल इज नॉट पॉसिबल, या प्रॉफिटेबल, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये कुछ आपके कंडीशंस होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आइए बात करते हैं आगे कंडीशंस की। इसका हो गया, ठीक है। और एक और लिख लेना बेटा, मार्केट्स आर सेपरेटेड। मार्केट्स आर सेपरेटेड। 4 कंडीशंस होती हैं फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग द प्राइसेस बाय मोनोपोली फर्म। समझते हैं क्या है ये कंडीशन। खुद सोचो, अगर तुम्हें डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करने हैं डिफरेंट बायर से, तो सबसे पहला तुम्हारा कुछ मोनोपोली पावर होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जब तक मोनोपोली नहीं होगी तब तक तुम प्राइसेस डिस्क्रिमिनेट कैसे कर पाओगे। तो जिस भी मार्केट में तुम ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास थोड़ी सी मोनोपोली पावर होनी चाहिए। जब तक मोनोपोली पावर नहीं होगी प्राइसेस डिस्क्रिमिनेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है। सेकेंड कंडीशन इज डिफरेंट इलास्टिसिटी इन डिफरेंट मार्केट। नॉर्मल सी बात है, अगर सारे मार्केट की इलास्टिसिटी सेम हुई तो प्राइसेस भी सेम रखने पड़ेंगे। अगर किसी मार्केट में इलास्टिसिटी लो है और किसी में हाई है, तो जिसमें लो है उसमें तुम हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हो, क्योंकि जिस भी मार्केट की इलास्टिसिटी कम होती है, अगर उसके प्राइसेस में हम थोड़ा सा चेंज करें तो डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता। तो तुम अगर प्राइसेस को ज्यादा बढ़ाओगे तो डिमांड तुम्हारी थोड़ी सी कम होगी, ज्यादा कम नहीं होगी। तो लेस इलास्टिक मार्केट में ना देयर इज हाई चांसेस टू चार्ज हायर प्राइसेस। ठीक है। बट अगर मान लो तुम्हारा हाई इलास्टिक मार्केट है, मार्केट जो है वो तुम्हारा हाईली इलास्टिक है, तो हाईली इलास्टिक का तो मतलब ही यही होता है कि अगर हम प्राइसेस ज्यादा चार्ज करेंगे तो डिमांड भी बहुत ज्यादा बदल जाएगी। तो बेटा तुम्हें ध्यान रखना है कि हाईली इलास्टिक मार्केट में ना कम प्राइसेस रखो, क्योंकि अगर प्राइसेस को बढ़ाओगे तो तुम्हारा डिमांड भी ज्यादा कम हो जाएगा, और प्राइसेस को थोड़ा भी कम करोगे तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं मोनोपोली को अपने डिफरेंट मार्केट की इलास्टिसिटी डिफरेंट रखनी चाहिए। ठीक है। थर्ड इज रीसेल इज नॉट पॉसिबल या प्रॉफिटेबल। नॉर्मल सी बात है, मोनोपोली फर्म वो फर्म है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का रीसेल नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एयरलाइंस की टिकट, इंडियन एयरलाइंस की टिकट अगर मैंने खरीदी है तो मैंने पेमेंट किया है, अब उस टिकट पे वेरीफाइड है, मेरा नाम मेंशन है, आधार कार्ड से लिंक्ड है, आधार नंबर भी है। इवन आपको तो पता ही है आज के टाइम में तो कोई भी आपको टिकट बुक करवाना हो तो आपका वेरिफिकेशन होता ही है। ठीक है, आईडी मांगते ही है, और प्लस आपका नेम मेंशन होता है। ठीक है, अब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो एयरपोर्ट पे आपका आधार कार्ड देखेंगे, आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपका टिकट देखेंगे, वो चेक करेंगे कि नेम सेम है कि नहीं है, वो सेम पर्सन आया है कि नहीं आया है जिसने टिकट बुक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैंने टिकट बुक किया है, मेरे नाम पे टिकट है, तो मैं विभांशु के नाम का टिकट किसी दूसरे पर्सन को नहीं ट्रांसफर कर सकता, बिकॉज उस पे नेम मेंशन है और वहां पे चेकिंग होगी। ठीक है, तो इधर रीसेल इज नॉट पॉसिबल, और जहां पे थोड़ी बहुत भी पॉसिबिलिटी है, जैसे इन रेलवेज में हम कर लेते हैं कि मेरी जगह तू चला जाइयो ना,
ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, किसी एक का ही तो आईडी देख लेंगे। तो जहां पे 3-4 फैमिली जा रही है तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि इसको बिठा दिया इसके नाम पे, ऑलमोस्ट एज भी सेम था तो वो हो गया। तो भाई वो ज्यादा चार्जेस भी तो तुम फिर पॉसिबल नहीं है ना वो। फिर बायर तो मतलब कोई ज्यादा क्वांटिटी में तो ऐसा करेंगे नहीं कि पूरी फैमिली को ही उठा के लेके जा रहे हैं कि बेटा हमने टिकट तो उसके नाम की कराई थी पर वो चारों जने नहीं जा रहे तो तुम चारों चल लो। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग लूप होल्स देखते हैं बट लूप होल्स थोड़ा सतर्क होकर देखते हैं कि घपला करेंगे बट इतना ज्यादा भी घपला नहीं कर देंगे कि हम पकड़ में आ जाएं। तो इसीलिए रीसेल जो है ना वो अगर होता है तो बहुत माइनर टर्म्स में होता है या नहीं ही होता। तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है या फिर प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, मार्केट्स आर सेपरेटेड। बेटा मोनोपोली मार्केट जो है ना अगर उसको हाई रेवेन्यू कमाना है, अगर उसको प्राइसेस डिफरेंट चार्ज करने हैं तो कभी भी वो एक मार्केट में ऑपरेट नहीं करेगा, वो अपने मार्केट को बांट लेगा। ठीक है, वो दिल्ली में भी खोलेगा अपना ब्रांच, ठीक है, वो अपना यूपी में भी खोलेगा, वो अपना किसी और स्टेट में भी खोल सकता है, सो दैट कि वो दिल्ली वालों से प्राइसेस हाई चार्ज करे जहां उसको लगता है कि यहाँ पे कंज्यूमर ग्रुप्स मेरे हाई सोसाइटी के हैं तो मैं यहाँ पे हाई प्राइसेस रखूंगा। जैसे ब्रेड के प्राइसेस होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे वो लोग थोड़ा कम बेचते हैं। अदर स्टेट्स में आपने देखा होगा कि इन दिस स्टेट जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे 10 रुपए का, और अदर स्टेट्स 12 रुपए या 15 रुपए। ठीक है, तो वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट्स आर सेपरेटेड। वो चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जहां जहां जा रहा है वहां वहां से रेवेन्यू लेके आए। तो वो कैसे लेके आएगा, जब तुम डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करोगे इन द डिफरेंट मार्केट्स, उसके लिए तुम्हारा मार्केट सेपरेट होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मार्केट्स आर डिवाइडेड, मार्केट्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट स्टेट्स या इन डिफरेंट एरिया, मार्केट्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट एरियाज। फटाफट से अब देखो, इसके बाद ही अब मेन है, ये कंडीशन हो गया। अब तुमसे पूछेगा अगर तुम प्राइसेस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो तो वो कितने तरीकों से। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दो अभी करा देता हूं, एक कल करा दूंगा, थर्ड वाला थोड़ा सा बड़ा है ना इसलिए। जो स्टार्टिंग के दो हैं वो छोटे से हैं इसलिए आप लोग वो अभी कर लो बस 5 मिनट में। डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, 3 तरीकों की डिग्री होती है जिससे आप प्राइसेस को डिस्क्रिमिनेट करते हो। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, समझ जाना। सेकंड होता है हमारा सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और तीसरा होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब थर्ड डिग्री का टॉर्चर देते हैं ये लोग कंज्यूमर्स को भी। तो ये 3 डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लिख लो, पहले समझा दूंगा, ठीक है, दोनों काम साथ ना हो इसलिए मैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक दो पॉइंट लिख लो इसके अंदर पहले, फिर होता क्या है मैं समझा देता हूँ। ठीक है, पहले लिख लो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर लिखेंगे बेटा फर्स्ट डिग्री प्राइस discrimination is possible. First degree price discrimination is possible only when seller is in a position to
is in a position to know the prices that each consumer is willing to pay, that each consumer is willing to pay. Second point, monopolist first set higher prices for high paying groups. When the consumer surplus of this section is exhausted, they gradually lower down the price. They gradually lower down the price for low paying groups. For low paying groups. ओके तो बेटा हमने इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन सेलर इज इन अ पोजीशन टू नो द प्राइसेस दैट ईच कंज्यूमर इज विलिंग टू पे. फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब पॉसिबल है जब मोनोपोलिस्ट फर्म को ये पता चल जाए जो भी कस्टमर मेरे से परचेज करने आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज वो कितना प्राइसेस मुझे दे सकता है. तो जब आप कंज्यूमर को देख के ही पता कर लेते हो, ठीक है, आप ये जान जाते हो कि ये जो कंज्यूमर है ये इतना प्राइसेस दे सकता है, वहां पे फर्स्ट डिग्री पॉसिबल है. ठीक है, अच्छा चलो इसके बाद ही छुट्टी है. वैसे सेकंड डिग्री भी पढ़ ही लो, बहुत छोटा सा है वो, फर्स्ट डिग्री से भी छोटा है. ठीक है, 2 मिनट का, बस मैं 5-7 मिनट में ओवर कर दूंगा. ठीक है, चलो ठीक है, अब जल्दी से समझते हैं. फर्स्ट डिग्री में आपको क्या है कि जहां पे ये पता चल जाए कि हमारा कस्टमर जो है वो कितना प्राइस देने को रेडी है, उस हिसाब से आप प्राइसेस डिस्क्रिमिनेट कर लेते हो. ठीक है, जैसे एग्जांपल, मार्केट में जो ये अपना जनपद सरोजनी मार्केट लगता है, ठीक है, इसमें जो कस्टमर जाते हैं तो जो फर्म वाले होते हैं शॉपकीपर्स ये देख के बता देते हैं कि ये वाला इतना पैसा दे सकता है. जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल बताया. ठीक है, कुछ लोग मुंह खोल के अपना वो कर देते हैं सच्चाई साबित कि भाई तूने मुंह खोला, तूने उसको आइडिया दे दिया कि तू उसको कितना दे सकता है और कितना वो तुझसे निकलवा सकता है. ठीक है, तो जब मोनोपोली फर्म या कोई भी फर्म हो जो मार्केट में है, जब वो ये पता कर ले कि ये कस्टमर मेरे से कितना प्राइसेस देने को तैयार है, उस हिसाब से फिर तुम उससे प्राइसेस ले लेते हो. ठीक है, बट यहाँ पे प्रेफरेंसेस तुम देते हो कि पहले तुम ना प्राइसेस हाई रखोगे. ठीक है, पहले प्राइसेस हाई रखोगे, जैसे जैसे इस हाई प्राइसेस पे लोग खरीद लेंगे प्रोडक्ट को, ग्रेजुअली यू विल लोअर डाउन द प्राइसेस. फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है स्मार्टफोन्स. स्मार्टफोन्स जब भी मार्केट में आता है तो होता है वो हायर प्राइसेस पे. ठीक है, जब वो 1-2 साल मॉडल पुराना हो जाता है, मतलब क्या हुआ, जितना कस्टमर खरीद सकते थे उन्होंने खरीद लिया है, अब उसकी डिमांड ही नहीं हो रही उसके स्मार्टफोन्स की, तो नाउ ही विल लोअर डाउन दी प्राइस सो दैट कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे स्मार्टफोन्स, अब वो लोग वो खरीद लेंगे. ठीक है, तो ये स्मार्टफोन्स के केसेस में आपका ज्यादा होता है जहां पे बायर सेलर्स को पता है कि इनिशियली ये लोग मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, बाद में जब इनका प्रॉफिट मैं पूरा कर लूंगा तो फिर मैं प्राइसेस को कम कर दूंगा ताकि ये और बिके और जो लो पेइंग ग्रुप्स हैं वो भी अफोर्ड कर लें. ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ध्यान बस ये रखना है बेटा कि ये पॉसिबल कब है, जब आपको ये पता चल जाए कि आपका जो बायर है वो कितना प्राइस देने के लिए रेडी है. ठीक है,
नाउ सेकंड, बस लास्ट बेटा 2 मिनट की क्लास, उसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में, ठीक है, तो लिख लो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मुझे सिलेबस को भी खत्म करने का वो रहता है ना, तो बात को समझो, थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपना वो कर लिया करो। मैं भी देख ही रहा हूँ, मतलब पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी वो होता है, बट लेकिन फिर एट द एंड ये होता है कि चलो आज जितना सोचा था उतना करा दिया, वैसे तो एक टॉपिक रह ही गया, बट एनीवे कल कर लेंगे, ठीक है। चलो, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल, शॉर्ट में लिखा देता हूं, इट इज पॉसिबल when there are different buyers in different markets। तो आप देख रहे हैं अब आपका मार्केट भी बदल चुका है और आपके डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट बायर्स हैं। different, it is possible when there are different buyers in different markets but their paying capacity is not known to the firms, but their paying capacity is not known to the firms। paying capacity is not known to the firms, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट केस में आपको ये ध्यान रखना है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल व्हेन द मोनोपोलिस्ट फर्म नोज दैट हाउ मच प्राइसेस a particular consumer group is going to pay, okay, but in case of second degree price discrimination buyers तो different है, मार्केट भी डिफरेंट हो चुका है, बट मोनोपोलिस्ट फर्म ये पता नहीं कर पा रहा कि ये जो कंज्यूमर सेक्शन है वो कितना प्राइस देने के लिए रेडी है। तो जब उसको यही नहीं पता कि ये जो उसका कंज्यूमर है वो कितना प्राइसेस दे सकता है, तो वो अपने हिसाब से प्राइसेस चार्ज करेगा, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर का प्रेफरेंस ना लेके मोनोपोलिस्ट अपने आप को आगे रखती है कि चलो मैं रिस्क उठाने को तैयार हूं, मैं खुद से प्राइस सेट करता हूं और देखता हूं इस प्राइसेस पे कितने बायर्स खरीदते हैं, अगर ज्यादा खरीदते हैं तो और बढ़ाओ प्राइस को, थोड़ा सा और बढ़ा दो फ्यूचर में, बट बेटा जो प्राइस तुमने सेट किए हैं अगर उसी पे कंज्यूमर खरीद नहीं रहा है तो तुम्हारा इंटेंशन क्या होगा कि थोड़ा सा प्राइसेस को कम करो। तो इस तरीके से नॉर्मल बिहेवियर तो यही होता है, ठीक है। बहुत रेयर टू रेयर केस ही होते हैं जब कंज्यूमर के हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं। अब ये केस तुम्हारा हो सकता है, वैसे ये तो पॉसिबल जो है ना ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हो पाता है, ठीक है। मोनोपोली में ये बहुत रेयर हो पाता है जब मार्केट छोटा सा हो, जब आप बहुत बेसिक प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो अगर आप बेसिक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसका तो कॉम्पिटिटर आराम से आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो इसीलिए, बट अगर पॉसिबिलिटी है तो सेकंड डिग्री की भी पॉसिबिलिटी है, वो इतना सा है कि हमें यहाँ पे बायर डिफरेंट है, मार्केट डिफरेंट है, पर हमें किसी की भी परचेजिंग कैपेसिटी का पता नहीं चल पाता, तो हम खुद से स्टेप लेते हैं, खुद से प्राइस डिटरमाइन करते हैं, अगर ठीक लगता है तो आगे और बढ़ाते हैं, अदरवाइज डिक्रीज कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी प्राइसेस डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। नाउ बचा थर्ड डिस्क्रिमिनेशन, वो थोड़ा बड़ा है, उसमें डायग्राम भी है, कल समझेंगे उसको, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ अभी तक का, ये 2 डिग्री, एक बार थम्स अप दे दो, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री क्लियर है आपको? चलिए ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये 2 डिग्री समझ में आए, ठीक है। रिमेनिंग थर्ड डिग्री आई विल एक्सप्लेन यू लेटर टुमारो, ठीक है। तो चलिए लीजिए थोड़ा सा, यस प्लीज। आपसे एक चीज पूछनी थी हाँ जी हाँ जी। सर, इको का पढ़े कैसे, हम टॉपिक्स को लर्न करें या मोर एंड मोर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें? आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा लर्न कीजिए एंड प्रैक्टिस जितना हो सके उतना ज्यादा कीजिए, ओके। जितने एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो उतना बेटर है। आप एमसीक्यू सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तो पहले अपने नोट्स को गो थ्रू कीजिए, थोड़ा सा रीडिंग कीजिए, नोट्स बनाइए अपने भी, और फिर आप पहले एक टॉपिक उठाओ, ठीक है। एक टॉपिक को पढ़ लो, नोट्स थोड़े से बना लो या नोट्स जो मैंने दिए उसको रीड कर लो और फिर उसी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। पहले कंबाइंड मत करो, ये मेरा एक एडवाइस होगा, इस तरीके से चलो। और जब तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन हो जाए एट द एंड ऑफ दिस, जब पेपर पास आ रहे हो उससे 10-15 दिन पहले भर भर के एमसीक्यूज पूरे सॉल्व करो,
ठीक है, तो ये अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखो इको को तैयार करने के लिए। आई होप ये सजेशन ठीक रहेगा आपके लिए। यस सर। ओके देन, ठीक है बेटा, टेक अ ब्रेक एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर टुडे बेटा। सर किसी को कोई डाउट? सर हाँ जी पूछिए। आप हमारे टेस्ट वगैरह लोगे प्रैक्टिस के लिए? मैं आपके मॉक टेस्ट पेपर्स जरूर लूंगा। जब मैं सिलेबस करवा दूंगा तो 5-6 मॉक टेस्ट पेपर दूंगा और उसकी मार्किंग फिर मैं करूंगा, सो दैट कि मैं ये देखना चाहूंगा बाय द नियर टू द एग्जाम आप लोग कितने प्रिपेयर हो। होंगे टेस्ट, डोंट वरी। एक बार पहले सिलेबस फटाफट खत्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।